जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज पर। आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं भौतिक शास्त्र से, भौतिक विज्ञान से, जो हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लें तो कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने कान में लीड लगाइए और इस क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए। बस इस क्वेश्चन को देखते जाइए और याद करते जाइए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। और जीडी के लिए, खासकर एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को हम एक एक करके लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है, यानी कार्य को किस चीज़ में नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल। कार्य को हम जूल में नापते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष में हम क्या नापते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता और द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो हम प्रकाश वर्ष में क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश तीव्रता का, दूसरा है विद्युत आवेश का, तीसरा है विद्युत धारा का, चौथा है चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर में हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा यानी करंट मापते हैं। एम्पियर में करंट हम क्या मापते हैं, विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। तो एम्पियर किसका मात्रक होगा, विद्युत धारा का। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, यानी पारसेक में हम किस चीज़ को नापते हैं। तो पारसेक इकाई है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का और चुंबकीय बल का। तो पारसेक में हम क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, यानी पारसेक लंबी दूरी नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ए आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, पहला है ज्योतीय तीव्रता का, दूसरा है ज्योतीय फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों का, फिर चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन में हम लोग क्या नापते हैं, तो ज्योतीय तीव्रता नापते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या होगा, ज्योतीय तीव्रता। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योतीय तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसका मात्रक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ ऊर्जा, बल, दाब और तापमान। तभी ये क्वेश्चन पहले आया था, तो वहाँ पर हमने कार्य देखा था। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो पहला है कैलोरी, दूसरा है केल्विन, तीसरा है जूल, चौथा है अर्ग। तो खाद्य ऊर्जा को हम नापते हैं कैलोरी में। तो ये कैलोरी में खाद्य ऊर्जा नापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, खाद्य ऊर्जा कैलोरी में। अगला है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल से हम क्या नापते हैं। तो हमारा ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। तो डेसिबल से हम ध्वनि नापते हैं, ध्वनि का मात्रक, ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल में, साउंड को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, आठवां का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी छूट गया है। वेक्टर क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर, यानी सदिश राशि, और दूसरा होता है अदिश राशि। यहाँ पे बता दूं मैं, सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होते हैं, तो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता हो तो उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ मात्रा भी हो, परिमाण भी हो, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें हमें चुनना है बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या आ जाएगा, बल। फोर्स क्या है,
एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो दोनों होता है। इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़ है, इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फोर्स। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि है ऊर्जा, बल आघूर्णन, संवेग, उपयुक्त सभी। तो अदिश राशि अभी बताया मैंने कि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो ऊर्जा हमारा अदिश राशि होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का या की, पहला ऑप्शन समान गति होती है, दूसरा समान वेग होता है, तीसरा समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है, तो त्वरण समान होता है। यदि कोई चीज़ ऊपर से गिराया जाए तो पृथ्वी एक समान त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी समान त्वरण होता है, यानी त्वरण यहाँ पर समान हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होगा, मतलब झूला का दोलन काल आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कम हो जाएगा, दूसरा है अधिक हो जाएगा, तीसरा लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, चौथा अपरिवर्तित रहेगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाता है, यदि झूला पहले से झूल रही है वो और झूले पर खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप और क्या चाहते हैं, हम उस पर विचार करके और अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। तो हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक आकर एक लड़का बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक गोल गोल घूमने वाला मेज है जिस पर एक लड़का आकर के बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग क्या होगा, मेज जो घूम रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला कहता है कम हो जाएगा, दूसरा कहता है बढ़ जाएगा, तीसरा उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेज का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले से मेज गोल गोल घूम रहा हो, इस पर आके कोई बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला कहता है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के किस गति पर नियम संभव है। ऑप्शन है प्रथम नियम, दूसरा कहता है द्वितीय नियम, तीसरा कहता है तृतीय नियम, चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो न्यूटन के तीसरे नियम पर यह बेस्ट है। हम पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि जब जितना बल लगाते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशाओं में होती है। क्रिया एक्शन और रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारा तीसरा नियम यहाँ पर सही होगा कि पानी को हम पीछे की ओर धकेलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा नियम हमारा सही होगा, तो सी आंसर सही होगा। अगला है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा है जड़त्व का नियम, तीसरा है गतिशीलता का नियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का प्रथम नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, यानी जड़त्व का नियम, जो विरोध करता है अपने पोजीशन का। यदि कोई चीज़ विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, यदि कोई चीज़ एक सरल रेखा पर गतिशील है तो गतिशील ही बना रहना चाहता है। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट खाली जगह यहाँ पर दिया हुआ ब्लैंक के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है। पहला है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, दूसरा है बर्नौली के प्रमेय पे, तीसरा है एवोगाड्रो के परिकल्पना पे, चौथा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। तो रॉकेट किस पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। यदि अचानक से घोड़ा चलना शुरू कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका किसकी वजह से होती है। तो कहता है यहाँ पे जड़त्व आघूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण नियम,
तीसरा कहता है विश्राम जड़त्व, तीसरा कहता है गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर अश्व का एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। तो सी हमारा आंसर होगा, विश्राम जड़त्व। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं यानी इक्वेटर से पोल की ओर हम बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक इसी तरह इसका रिवर्स उल्टा भी है कि यदि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो जी का मान घटता जाता है। इसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि यदि कोई व्यक्ति ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए तो जी का मान घटता जाएगा। अब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाए यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यदि कोई आदमी जाता है, ये पोल के पास जाए, तो इसका जी का मान क्या होगा, तो बढ़ता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित नहीं कर पाता, विस्थापित करने में क्या होता है, असफल रहता है, तो वह करता है, क्या करता है, कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो कहता है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कोई कार्य नहीं करता है। यानी वर्क बराबर W बराबर होता है, W बराबर होता है FS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तो इसका मतलब कोई काम नहीं करता है। बल तो लगाता है लेकिन वो विस्थापित नहीं हो पाता, इसका मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि यदि पानी के बोतल में ढक्कन लगा दिया जाए और जम जाए तो पानी का बोतल क्या होता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, तो कहता है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच उष्मा का कुचालक होता है। तो इस ऑप्शन का तो लेना देना नहीं है इससे। तो जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही होगा। अगला है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से, ये 9 डिग्री है, 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री हो जाए, कर दिया जाता है, 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए, तापमान जल का कम कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। फिर सी ऑप्शन कहता है आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। जब 9 डिग्री से 3 डिग्री टेम्परेचर लाते हैं हम, 9 डिग्री से 3 डिग्री लाते हैं टेम्परेचर इसका, तो पहले आयतन क्या होगा, घटेगा, फिर आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर जाएगा आयतन बढ़ जाएगा, फिर यानी 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है तो जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं, किस वजह से। पहला ऑप्शन है तापमान की वजह से, वेग, दाब और घनत्व। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व, डी हमारा आंसर होगा, डेंसिटी। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह का ऊपर रहता है। यानी पानी में यदि बर्फ़ तैर रहा हो तो कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है और कितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है। तो पानी के बाहर जो हिस्सा रहता है, कितना भाग समुद्र की सतह का ऊपर रहता है, जितना भाग रहता है वो कितना है, 1/10। और पानी के अंदर जो डूबा हुआ भाग रहता है वो 9/10 भाग रहता है। यानी कोई बर्फ़ का टुकड़ा यदि पानी में तैर रहा है तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहेगा और 9/10 भाग पानी के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। तो आइसबर्ग उसी तरह पानी समुद्र में तैर रहा है, आइसबर्ग मतलब बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा, तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहेगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होगा। जब बर्फ का दबाव बढ़ा दें बर्फ पर तो उसका गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ जाने से, कहते बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब के बढ़ने पर, यदि प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगा। प्रेशर बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है।
गलनांक मतलब हो गया यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग करना यानी पिघलना, तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। यदि कोई आदमी दलदल में फंस गया है तो कहा जाता है कि उसे लेट जाना चाहिए दलदल पे, कीचड़ पे, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं होता उपर्युक्त सभी करने से। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए आंसर सही होगा। तो ए आंसर हमारा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बर्फ का दो टुकड़ा यदि आपस में चिपका दें तो चिपक जाता है, किस वजह से? तो पहला ऑप्शन है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। चौथा है, कहता है दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं होता। तो दो बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। इसी वजह से दो बर्फ़ के टुकड़े आपस में चिपक जाता है। तो ये आंसर सही होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आपके पास आएँ, जिससे आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होगा। और अपने दोस्तों को तो इसके बारे में बताएं ही बताएं, और हमें भी कमेंट करके बताएं। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है, रेल के पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि पहला ऑप्शन है वह झटकों को अवशोषित कर सके। बी कहता है फिक्स पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए। तीसरा है पटरियां समानांतर बने रहे। और चौथा ऑप्शन कहता है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो रेल के पटरी के नीचे जो हम पट्टी लगाते हैं, चौड़ी पट्टी, आजकल तो सीमेंट के लगाए जाते हैं, पहले लकड़ी के पट्टे लगाए जाते थे। तो ये दाब को कम करने के लिए, रेलगाड़ी के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता था उसको कम करने के लिए ये रेल के नीचे पट्टी लगाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दाब को कम करने के लिए, यहाँ पे काम लिख गया, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब को कम करने के लिए कंक्रीट के पट्टी आजकल लगाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि कहता है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। दूसरा ऑप्शन कहता है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। तीसरा कहता है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसे से ऊंचाई बढ़ती है हवा का दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसी की वजह से फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है। हमारा आंसर क्या होगा, ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। ये हमें याद रखना है, ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो बुलबुला बन चुका है, पानी का बुलबुला या साबुन का बुलबुला। तो ये वायुमंडलीय दाब से अंदर का दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है, अंदर वाले वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। तीसरा कहता है भाप में व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा। चौथा कहता है इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। तो डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है हवाई जहाज़ को, क्यों? पहला ऑप्शन कहता है कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए। दूसरा कहता है
कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। तीसरा कहता है वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। चौथा कहता है वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो हवाई पट्टी पर, रनवे पर हवाई जहाज़ को दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए। तो बी हमारा आंसर होगा। एक्टिंग जो प्रेशर होता है उसको बढ़ाने के लिए, तो बी हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है, इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी नहीं है। गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी नहीं है? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कहता है चली हुई गोली मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा ही। बहता हुआ पानी, इसमें भी पानी फ्लो कर रहा है तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा। मोशन के कारण जो एनर्जी पैदा होता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो बहता हुआ पानी में भी होगा। चलता हुआ हथौड़ा भी मूव कर रहा है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा। खींचा हुआ धनुष, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। खींचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती, तो ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है जब हम सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तीसरा, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। चौथा ऑप्शन है व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। तो जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। पृथ्वी अपनी ओर खींचती है नीचे की ओर हर एक वस्तु को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा होता है, और हम ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। जब कोई टर्न लेता है साइकिल सवार मोड़ पे तो किधर घूमता है? तो अंदर की ओर झुक जाता है। आप भी अनुभव किए होंगे कि जब आप साइकिल चलाते हैं और मोड़ लेते हैं तो आप अंदर की ओर झुक जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? यानी दूध से क्रीम निकालने के लिए पहला कहता है अपकेंद्रीय बल, दूसरा कहता है अवकेंद्रीय बल, तीसरा कहता है उपकेंद्रीय बल, तीसरा कहता है बाह्य बल। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया जाता है तो दूध से क्रीम निकालने के लिए। तो ये हमारा आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अगला कहता है वॉशिंग मशीन कार्य करता है किस सिद्धांत पे? तो ये कहता है, ये भी वही है, एक है उपकेंद्रन, अपोहन, अपकेंद्रन और विसरण, ये भी अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रन पर ये काम करता है। तो वॉशिंग मशीन भी उसी पर काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे। तो सी हमारा आंसर होगा अपकेंद्रन बल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चांद के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग चांद का पृथ्वी का कितने गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चांद पे है? तो 1/6 है। यानी किसी आदमी का वेट यहाँ पे 60 kg का है तो चांद पे कितना हो जाएगा? चांद पे उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा, यानी 60 का 1/6 यानी 10 kg हो जाएगा। यानी हमारा आंसर यहाँ पर कितना होगा? 1/6। यदि किसी आदमी का वेट यहाँ पर 60 kg है तो चांद पे 10 kg हो जाएगा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चांद का गुरुत्वाकर्षण क्या है? 1/6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। यदि लोलक की लंबाई बढ़ा देते हैं हम, यदि सरल लोलक का पेंडुलम की लंबाई बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल, उसके टाइम पीरियड पर क्या असर होगा? तो ये भी बढ़ जाएगा कितना? 2%। उसका ठीक आधा कर देना है आपको, 2% उसका लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। अगला है हुक का सिद्धांत। हुक का नियम किससे संबंधित है? द्रव से, प्रत्यास्था से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं। तो हुक का नियम क्या है? इलास्टिसिटी से संबंधित है, यानी प्रत्यास्था से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था। बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा आती है, इसके प्रजनन में बाधा आती है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है,
मच्छरों को भगाता है। तो ये क्या होता है, लार्वा के सांस में बाधा उत्पन्न करता है। तो वहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी पे तैरता रहता है लार्वा। जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सारे लार्वा डूब जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है उसके सांस में। तो यही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, सांस में बाधा डालता है। सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुई को पानी के ऊपर तैरने का कारण है। सुई को पानी में तैरने के कारण है पृष्ठ तनाव, केशकत्व, संजनन और आसंजन बल। संजनन हो गया कोहेसिव फोर्स, और केशकत्व पृष्ठ तनाव, आसंजन बल। तो सुई को पानी पर तैरने क्या कारण है, सरफेस टेंशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव। साबुन को पानी में घोल दें तो पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, हमेशा घट जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद गोल हो जाती है किस वजह से, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, द्रव का घनत्व, वायुमंडलीय दाब, पृष्ठ तनाव और गुरुत्व। तो हमारा आंसर बी होगा, पृष्ठ तनाव। अगला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से गिरती है, हवा में प्रतिरोध रहता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है। उपरोक्त सभी वही क्वेश्चन है, जल में पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। अगला क्वेश्चन है, सायंता की इकाई है। सायंता की क्या इकाई है, विस्कोसिटी की क्या इकाई है, तो ये पॉइज में नापते हैं। तो ये पॉइज हमारा आंसर होगा। ये हमारा सायंता की इकाई क्या है, पॉइज। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसकी वजह से। लैंप की बत्ती में ऊपर तेल चढ़ता है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तेल बहुत हल्का होता है। दूसरा है, तेल वाष्पशील होता है। तीसरा है, सतह तनाव घटने के कारण। डी है, कैपिलरी क्रिया के द्वारा। लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किसकी वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा। डी हमारा आंसर होगा। अगला है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्लवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और कहता है करंट और वोल्टेज के संबंध में। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पे है, तो उत्प्लावन बल का नियम है। तो ये प्लवन के सिद्धांत पे ये बेस्ड है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, उत्प्लावन का नियम यानी प्लावन का नियम। ये आंसर हमारा सही होगा। अगला कहता है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावकता किससे संबंधित है, आर्किमिडीज से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। तो कोई भी नाव डूब जाएगी पानी में, कैसे, तो आयतन के बराबर यदि वो अपना पानी हटाती है तो डूब जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है, संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या होगा, कोणीय वेग। तो ये हमारा आंसर होगा, कोणीय वेग। तो ये सी आंसर सही होगा। आज बस इतना ही इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन और नए वीडियो के साथ लेकर के आएंगे।